Welcome to Chetan Bharat Learning everyone. In this series of videos we cover current affairs, but we don't just cover the news, we try to map the current news with the static syllabus. GS 1 2 3 4 में वो कहाँ पे आता है सिलेबस में, उस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स और मेंस में, उसको ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स करेंगे। तो एज यू नो मंडे को होता है आपका इकोनॉमी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। पिछले एक वीक में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फ्रंटलाइन, राज्यसभा टीवी, किसी भी इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है हमारा उसमें कुछ भी अगर आएगा इकोनॉमी से रिलेटेड तो हम मंडे को करवाएंगे, ट्यूसडे को साइंस एंड टेक, वेंसडे को आईआर एंड सिक्योरिटी, तो आज वेंसडे है आपको आईआर एंड सिक्योरिटी आ रहा है, थर्सडे को ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, फ्राइडे को पॉलिटी एंड सैटरडे को सोशल इश्यूज एंड एथिक्स। जब हम ये आपको टॉपिक्स करवाएंगे इन्हीं टॉपिक्स के बीच में हम आपको एक और चीज़ क्या करेंगे कि जो एस्से से रिलेटेड कोई चीज़ होगी या हमें लगेगा कि इन जनरल आप एग्जाम में अपने आंसर में कोई पॉइंट लिख के आ सकते हैं तो हम वो भी करवाते रहेंगे। तो ये जो सीरीज़ है प्रीलिम्स और मेंस के लिए सफिशेंट है। अब नाउ अगर आपने हमारे साथ में पीसीएम किया है, प्रीलिम्स कम मेंस का कोर्स, या आपने कहीं पे भी ऑलरेडी अच्छे से प्रीलिम्स कम मेंस की तैयारी कर रखी है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस कोर्स से प्रीलिम्स और मेंस में। तो लेट्स स्टार्ट। अभी एक बार नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या खबरें रही मेन हमारे पिछले वीक में जो हमारे काम किया, जो हम कवर करेंगे। ट्रम्प साहब ने दिए माइक्रोसॉफ्ट को 45 दिन की आप टिकटॉक के साथ में क्या डील करनी है कर लो, उसको हम देखेंगे कैसे हमने स्टडी करना है। दूसरा, चाइना की न्यूजीलैंड के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी सस्पेंड हो गई है, तो उसका क्या कारण है, कौन सा लॉ है, वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। राघव सर ने वैसे लास्ट क्लास में वो कवर किया था। अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया है, तो कहाँ पर आया है, थोड़ा सा लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक बार देख लेंगे। फिर तमिलनाडु बोल रहा हूँ, बेग योर पार्डन, श्रीलंका में जो इलेक्शंस चल रहे हैं उससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। आर्टिकल हमारे काम का नहीं था, एक दो लोकेशन है जो हमारे काम के जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था द हिंदू में सैयद अकबरुद्दीन जी ने आर्टिकल लिखा है, इंडिया को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करते रहे हैं सैयद अकबरुद्दीन जी। ही वॉज टॉकिंग अबाउट साइबर इनसिक्योरिटी कि इंडिया को क्या करना चाहिए नाउ दैट सोशल मीडिया के थ्रू टेररिज्म फैलाया जा सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू राइटिंग हो सकती है, बड़े बड़े जो टेक जायंट्स हैं इनके पास बहुत पावर आ चुकी है और रेगुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इंडिया को क्या किया जाना चाहिए। यहाँ से भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम उठाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेंस के इशू। मेंस के इशू में हमारे पास जो आज इंपॉर्टेंट इश्यूज हम उठाने वाले हैं, एक आएगा आपका सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड, फिशिंग एंड स्पीयर फिशिंग। इसमें तो सीधा सवाल ही आपको ये आ सकता है, व्हाट इज स्पीयर फिशिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फिशिंग, एंड सजेस्ट सम मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फिशिंग। दूसरा हम इशू देखेंगे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल था वो ये था कि अभी रिसेंटली चाइना ने साउथ चाइना सी में कोई एक्सरसाइज की है, तो हम उसको देखेंगे। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, मतलब बहुत ट्रैजिक टॉपिक है पर हमारे लिए पढ़ने के लिए सिंपल है। तीसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है, इन द लाइट ऑफ ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी बिटवीन नेपाल एंड चाइना डिस्कस द फ्यूचर कोर्स फॉर द इंडिया नेपाल रिलेशन, या क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो तीसरा हमारा इशू जो है वो ये रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया आज के कोर्स का, आज के लेक्चर का कोर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट करवा दूंगा कि प्रीलिम्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज़, इंडिया ने क्या किया ना, इंडिया ने टिकटॉक और इस तरह की 29 ऐप्स और फिर बाद में नंबर बढ़ा दिया, बैन ही कर दिए हैं। यूएसए क्या बोल रहा है, यूएसए बोल रहा है कि जिस तरह से 5G टेक्नोलॉजी हुआवी को चला रही है या फिर ZTE टेक्नोलॉजीज चला रही हैं, या जो भी कंपनीज़ हैं चाइना की इंक्लूडिंग टिकटॉक, ये सॉवरेनिटी देश की सिक्योरिटी के लिए डेंजरस हैं। डेटा हमारा मिसमैनेज होता है, हम इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग जूम ऐप एंड ऑल दैट। तो इसलिए यूएसए बोलता है हम बैन नहीं कर रहे हैं, आप अपने ये वाले ऑपरेशंस हमारी किसी कंपनी को भेज दो, वो चला लेंगे। ठीक, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह के ऑपरेशंस हैं वो भी आप माइक्रोसॉफ्ट को भेज दो, फिर चला लो। हमारे आज से 3-4 महीने बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। इंडिया का तो अपने को पता लग गया कि इंडिया ने बैन कर दिया। लेट्स सी यूएसए क्या कर रहा है, चाइना उसको कैसे रिप्लाई कर रहा है, 6 महीने में इसका क्या होता है। हमने तो प्रीलिम्स आज से साल बाद देना है,
मेंस 1.5 साल बाद देना है, तो तब तक हम देख लेते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, हम आराम से अभी इसको फॉलो करते हैं। हाँ, प्रीलिम्स के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, बाइट डांस ऐसे ही करके बिल्कुल बेसिक सा सवाल आ जाएगा कि वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, वो है क्या बाइट डांस? तो क्या है? इट्स अ चाइनीज़ मल्टीनेशनल इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग। ये कंपनी है जिसका टिकटॉक प्रोडक्ट है। तो आपको इस तरह से बिल्कुल प्रीलिम्स में आ सकता है ZTE, ठीक है, और उसके बाद में मेरे को स्पेलिंग नहीं आएगी अब, हुआवे और बाइट डांस और इस तरह से कुछ भी लिख के और आगे आपको कंट्रीज़ लिख सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनी, तो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेकिन इसमें जो आर्टिकल लंबा चौड़ा सा था जो अपने इतने काम का नहीं था उसमें, लेकिन एक चीज़ लिखी हुई थी जो आप अपने आंसर्स में लिख के आ सकते हो। वो क्या था कि किसी कंपनी को उठा लेना चाइना की, ये बोलना कि यार बस हमारी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए ये हानिकारक है, विदाउट गिविंग एनी एविडेंस, विदाउट गिविंग एनी प्रूफ, विदाउट हैविंग एनी ट्रायल। इसको चाइना ने क्या बोला यूएसए के केस में, दैट चाइना यूएसए हैज़ बीन स्ट्रेचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी एक लेवल तक ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कल को आप कोई भी कंपनी को, छोटी मोटी कंपनी को भी आप बैन कर दोगे ये बोल के, हालांकि ये छोटी मोटी नहीं है पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि आप बैन कर दोगे जी हमारी नेशनल सिक्योरिटी जेपरडाइज हो रही है, तो इस तरह तो कल को वो इंडिया कंपनीज भी कर देंगे, इन्फोसिस भी बैन कर देंगे, कल को TCS भी बैन कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप। उनको लगेगा कि यार ये बस बोल देता हूँ मैं, कल मैंने टिकटॉक भी तो किया था। तो कोई इंटरनेशनल कायदा कानून होना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वेदर एनी कंपनी दैट इज़ बीइंग बैंड वो सच में नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है भी है कि नहीं है, या फिर कोई भी जो कंपनी है अगर उसको ओवरटेक कर रहे हैं सरकार तो वो सच में नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है भी है कि नहीं है। चाइना किस मुंह से बोले ये बात, जो खुद फेसबुक गूगल किसी चीज़ को अलाउ नहीं करता, और इंडिया भी कैसे बोले जिसने खुद इतनी कंपनी वो बैन कर दी है। लेकिन आपको अदरवाइज ये देखना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी शुडंट बी स्ट्रेच्ड टू अ लिमिट वेयर द रैशनैलिटी गोज आउट ऑफ द विंडो। एनीवेज, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है बाइट डांस जो है ये टिकटॉक बनाती है चाइनीज़ कंपनी। दूसरी चीज़ क्या है कि न्यूजीलैंड के साथ में चाइना की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी सस्पेंड कर दी। अदरवाइज पहले क्या था, हांगकांग और न्यूजीलैंड की 20 के बीच में एक ट्रीटी हुई है कि अगर आप न्यूजीलैंड में कोई क्राइम करके भाग के हांगकांग में छिप गए तो हांगकांग उस बंदे को वापस भेज सकती है। सिमिलरली आप हांगकांग में क्राइम करके न्यूजीलैंड में छुप गए तो वो भी वापस भेज सकते थे। लेकिन जैसा कि आपको लास्ट क्लास में राघव सर ने पढ़ाया, हांगकांग के अंदर चाइनीज़ कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि कौन सी खबर करा रहा हूँ। अभी 4 अगस्त को आया था हिंदू में ये आर्टिकल ना, ठीक। तो वो जो है ना, हांगकांग के ऊपर चाइनीज़ कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और चाइना अभी एक वहाँ पे लॉ भी लेके आया है। वो लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई बात सुनो हमारी, सिसेशन, सबवर्जन और टेररिज्म। सिसेशन क्या होता है, बोलना कि मैंने अपनी कंट्री अलग बना लेनी है, इंडिया से तोड़ के अलग हो जाने को बोलेंगे सिसेशनिस्ट मूवमेंट, जैसे पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट, सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसी मूवमेंट हो। सबवर्जन क्या होता है, अंडरमाइनिंग द पावर और अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये उससे थोड़ी सी कम इंटेंसिटी का होता है सबवर्जन। इसमें भी आप ये बोल रहे हो कि देश चाहे ये ना बनाओ लेकिन इसी के ऊपर अटैक करके मैं अपनी सरकार बनाऊंगा। सरकार चेंज करनी है, सरकार का तरीका चेंज करना है। कई बार डिक्टेटर्स कर देते हैं, आर्मी जनरल सबवर्ट कर देते हैं सरकार को। दूसरा पाकिस्तान नहीं बनाया जनरल मुशर्रफ ने, हाँ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा के खुद बैठ गए ऊपर, सबवर्जन हो गई। थर्ड, टेररिज्म। तो क्या बोलता है चाइना, बोलता है बेसिकली ना हांगकांग में बहुत लोग डेमोक्रेसी के लिए शोर मचा रहे हैं और चाइना को होता है कोई डेमोक्रेसी नहीं। अब हांगकांग पहले ब्रिटेन के अंडर होता था, जैसा कि आपको राघव सर ने लास्ट क्लास में बताया, ब्रिटेन के अंडर होता था। अब वो चाइनीज़ कंट्रोल उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, इवेंचुअली चाइना के पास ही जाना था। बट द वे चाइना हैज़ बिन एक्टिंग इन हांगकांग इज समथिंग दैट is not being received by the Hong Kong people very gracefully, and China hasn't been acting gracefully either. So उस केस में लॉ ले आए। अब आप देखो सिसेशन या सबवर्जन या टेररिज्म में ना बड़े ओपन एंडेड से होती हैं चीज़ें, किसी के ऊपर भी केस लगाया जा सकता है। तो फिर न्यूजीलैंड ने अपने लोगों को बोला कि भाई हम आपको बोल रहे हैं आप हांगकांग भी मत जाओ,
मतलब जाओगे तो थोड़ा केयरफुली जाना। क्यों? आप हांगकांग में गए हो, आप नॉर्मली घूम रहे हो किसी भी रैली में, आपको उठा के ले गए यहाँ से कि चलो जी आप तो सेसेशन या सबवर्जन या टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, आपको हांगकांग से मेनलैंड चाइना में उठा के ले गए, वहाँ पे आप पे देशद्रोह का केस लगा दिया, और यहाँ पे देशद्रोह के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, आपको आजीवन कारावास। तो फिर इससे अच्छा न्यूजीलैंड के लोग हांगकांग ना ही जाएं। तो आज के डेट में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, इन सब की रिलेशनशिप चाइना के साथ में ख़राब हुए हैं इन्हीं ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से। खैर, अपने को बस ये पता होना चाहिए इस केस के अंदर कि हाँ हांगकांग जो है, हांगकांग इशू थोड़ा सेंसिटिव हुआ है कि हांगकांग जो है वो चाइना के अंडर काफ़ी हद तक है। तो उससे क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ चाइना ओवर हांगकांग, countries around the world they are putting pressure on China to ease its control, थोड़ा ग्रेसफुली वो हांगकांग को अपने में मिलाए। नेक्स्ट हमारे पास में एक टॉपिक आता है, एक टॉपिक क्या, ये हेडिंग आई हुई थी, इसमें मैं देख रहा था कुछ काम का है, तो मुझे लगा कि बस कई बार ना यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे हुए हैं कि लिख दिया स्वात, SWAT, स्वात वैली, और इसी तरह से 2-3 और जगहें लिख दी प्रीलिम्स में, और आगे लिख दिया कि यार इनके आगे लेट्स टेक, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली क्या ये भी आया हुआ है, लिख दिया कैटालोनिया। कैटालोनिया कहाँ पे? स्पेन में, है ना। और आगे लिख दिया कि ये कहाँ की जगहें हैं। तो इसमें अपने को एक चीज़ पता हो कि बरका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट क्या है, यूएई, जहाँ पे अदरवाइज आज तक पावर जनरेशन तेल से होती रही है, वहाँ पर इस सारे एरिया में, दुबई, आबू धाबी, यहाँ पे एक बरका साइट है जहाँ पे इस एरिया का, अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगा है जो यूएई ने लगाया। तो यूएई जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम अरब नेशंस की बात करें, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी लगा लिया, अरब नेशंस का फर्स्ट स्पेस मिशन भी यूएई दे रहा था, ठीक है, शायद मार्स के ऊपर मिशन है इनका भी। तो इस तरह से बस अपने को लोकेशन पता हो कि ये रही यूएई, ये रहा ऊपर दुबई। नेक्स्ट जो है, अगेन आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये है हमारा इंडिया और ये है श्रीलंका। श्रीलंका को हम आईआर की क्लासेस में, जो हम प्रीलिम्स कम मेंस की क्लासेस हैं, काफ़ी डिटेल में करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लुक एट श्रीलंका, एक स्टेशनरी सा शिप है इंडियन ओशियन में, एक ऐसा शिप जो खड़ा है श्रीलंका के साथ में। पहली हमारी ऐसी कंट्री थी जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन अच्छे भी बहुत रहे हैं और ख़राब भी बहुत रहे हैं। अच्छे का रीज़न क्या है, हमारे इधर तमिलनाडु जो है, यहाँ से अगर आप श्रीलंका में देखोगे इंटर मैरिजेस भी हुई हैं, लोग आते जाते भी हैं, प्यार भी है। बट एट द सेम टाइम जो श्रीलंका है, इसको हम हमारे पर्पज़ के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्दर्न श्रीलंका और एक साउथ वाला श्रीलंका। जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं तमिल लोग। कौन है? जो ब्रिटिश इंडिया में होते थे, इंडिया में जब गोरों का राज था, और तमिल श्रीलंका में भी उन्हीं का राज था, इसको सेलोन बोलते थे, CEYLON। उस समय यहाँ पे टी प्लांटेशन करने के लिए यहाँ से बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके गए ब्रिटिश, और फिर आज तक जाते रह रहे ये सारे जो तमिल हैं लोग। और कुछ लोग जो ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइमों में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, नॉर्थ इंडिया से यहाँ पे श्रीलंका में जाके रहना शुरू हुए, उनको बोलते हैं हम सिन्हली, SINHALI। तो सिन्हलीस की और तमिल्स की, जो दोनों श्रीलंका में ही रह रहे हैं, इनकी ना एथनिक लेवल पे बहुत वायलेंट पॉलिटिक्स हो गई थी पिछले 40-50 साल से। जब ऐसा हुआ तो ऐसा माना गया कि जो पुराने सिन्हली लोग हैं उन्होंने तमिल्स को एक्सेप्ट नहीं किया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया। तमिल्स के कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स बने। उन टेररिस्ट ग्रुप्स को ऐसा भी लगा कि जैसे कि इंडिया की सरकार ने उनको डबल क्रॉस किया है, जो मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। उनको ऐसा लगा और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग होती गई। इवेंचुअली राजीव गांधी जी का असैसिनेशन भी किया गया, उनको बम से उड़ाया गया इन्हीं के द्वारा। तमिल जो है LTTE नाम से ग्रुप है, ठीक।
तमिल एलम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, इस तरह से। खैर बड़ा वायलेंस रहा श्रीलंका में। फिर यहाँ पे जब अर्ली 2000 आया, लेट्स से 2005 टू 10-11 तक, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सरकार ने लोगों को मारा अच्छे से, कि जिस पे भी शक लगा है, जिस पे शक नहीं भी है उनको भी मार दिया। ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन हुई श्रीलंका में, बट एलटीटी ख़त्म कर दिया गया। जब वो कर दिया गया तो आज ये एरिया जो है, जो टॉप का एरिया है जाफना, दिस हैपन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड एरियाज इन द वर्ल्ड। एक एक फैमिली के ऊपर 2-2 आर्मी वाले खड़े होते हैं तमिल एरियाज़ में, ऐसा वाला एरिया हो गया। तो अपने को अभी ये राइट नाउ टॉपिक जो करना है ना, वो ये करना, अभी जो आज का आपका वो है, अब यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, होते रहेंगे, क्या रिजल्ट आता है जब आपको मैं इंडिया श्रीलंका करवाऊंगा डिटेल में, तो उसमें हम कवर कर लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए एरिया इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है जाफना, JAFFNA, तमिल एरिया है, इधर आता है। 1-2 और जगहें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए श्रीलंका में, उनमें से एक है हम्बनतोता, HAMBANTOTA, हम्बनतोता है। यहाँ पे चाइनीज़ कंट्रोल काफ़ी अच्छा है हम्बनतोता के ऊपर। जाफना जो एरिया है, यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा अपने आप को एक्टिवेट करना चाहता है, ठीक। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए सफिशेंट है अभी के लिए। नेक्स्ट जो आया, अब यहाँ पे सैयद अकबरुद्दीन का जो आर्टिकल था अबाउट साइबर इनसिक्योरिटी, आर्टिकल बहुत बड़ा था, जो एक ना बेसिक से प्रिंसिपल की बात कर रहा था। वो प्रिंसिपल क्या है कि सोशल मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट की बात करते हैं पहले, साइबर वर्ल्ड की। तो साइबर वर्ल्ड में कितना कुछ है, सोशल मीडियाज़ हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, डेटा कंपनीज़ हैं, लोगों का इतना डेटा है। तो इसके ऊपर कौन है, कोई कायदा कानून है कि नहीं, तो वो इसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने आर्टिकल में बहुत चीज़ें बोली इधर उधर की, जो सारी की सारी चीज़ों को अभी के लिए इस टॉपिक के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में 2-3 चीज़ें और डिस्कस हुई जो मुझे लगता है कि हमें आनी चाहिए। वो क्या है जो आपको प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ हम आपको साइबर सिक्योरिटी एज अ टॉपिक डिटेल में करवाएंगे, उस समय हम आपको एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करवा देंगे, सफिशेंट रहेगा। वो चीज़ें क्या थी, एक तो उन्होंने बोला कि इंडिया को बुडापेस्ट कन्वेंशन ज्वाइन करनी चाहिए। तो आपको प्रीलिम्स में सीधा ये आ सकता है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन इज़ अबाउट, एक लिख देंगे क्लाइमेट चेंज, फेवरेट ऑप्शन है यूपीएससी की क्लाइमेट चेंज। दूसरा लिख देंगे कोई लेट्स से वुमेन डेवलपमेंट को लेके, एक लिख देंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो अपने को पता होना चाहिए। जल्दी से देखते हैं, 2 चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की। एक इन्होंने बोला कि इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर से रिलेटेड सिक्योरिटी मैटर्स को डील करती है, उसका नाम क्या है, CERT.in। तो एक आपने ये ध्यान रखना है कि CERT.in, अगेन हम आपको साइंस टेक में करवाएंगे, ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर। ये इंडिया की नोडल एजेंसी है ये चेक करने के लिए कि इंडिया में जितना भी साइबर स्पेस है उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़, हैकिंग से रिलेटेड इश्यूज़, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड इश्यूज़, जितने भी साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको डील करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इन द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है हमारी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT.in। ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ये अपने को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है। बुडापेस्ट कन्वेंशन पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है, EU ने शुरू की थी, अबाउट द क्राइम्स कमिटेड वाया इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क। अब ऐसा है, नॉर्मल स्मगलिंग करता है कोई बंदा, सोना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाता है, हथियार लेके जाता है, खरीदता बेचता है इलीगली, उन सब के लिए आपके पास इंटरनेशनल कन्वेंशंस एग्जिस्ट करती हैं, लॉज एग्जिस्ट करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट क्राइम्स, उस पर इंटरनेशनल कन्वेंशन थोड़ी कम है। उनमें से एक जो पहली है वो है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट कहाँ पे है आप मेरे को बताएंगे, BUDAPEST, बहुत सुंदर कंट्री सिटी है, ठीक। तो कौन से क्राइम्स के बारे में बात करती है ये, ऑनलाइन कॉपीराइट्स, कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी,
हेट क्राइम, वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी और जितने भी बाकी इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो बस आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये करता क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस बुडापेस्ट कन्वेंशन का, कि टू परसू कॉमन क्रिमिनल पॉलिसी, पूरी दुनिया में कॉमन क्रिमिनल पॉलिसी हो। यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे क्राइम्स जो इंडिया में ऑनलाइन क्राइम्स माने जाते हैं, आइसलैंड में वो क्राइम ही नहीं माना जा रहा। ठीक, तो इस वजह से क्या होगा, आइसलैंड में दुनिया भर के हैकर्स बैठ जाते हैं कि कल को हमें कोई पकड़ेगा तो हम बोल देंगे कि यार ये कौन सा लॉ ऑफ द लैंड है, हमारे यहाँ पे तो ये क्राइम ही नहीं है। या तो इस वजह से एक ग्लोबल लॉ होना चाहिए। इतने पे ये आर्टिकल की हमारी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं इश्यूज़ के ऊपर। आज के हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कौन से हैं, उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फिशिंग एंड स्पीयर फिशिंग। इस पे आर्टिकल आया हुआ था। अभी आपको पता होगा ट्विटर जो है इसके बारे में लिखा था, अभी 1 अगस्त को हिंदू में आया है कि स्पीयर फिशिंग वाज यूज्ड इन ट्विटर हैक। अब ये स्पीयर फिशिंग क्या है, फिशिंग क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक, एलोन मस्क हैं, टेस्ला कंपनी है उनकी, जो बाइडन है, आई थिंक बिल गेट्स, इस तरह के जो बड़े बड़े लोग थे उनके ट्विटर अकाउंट्स हैक हो गए थे अभी रिसेंटली। तो वो कैसे हुए, वो बोलते हैं कि जिस स्पीयर फिशिंग यूज़ हुई थी। क्या होती है स्पीयर फिशिंग? स्पीयर फिशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कोई पर्सन आपको ऐसा दिखाता है कि वो आपका ख़ास है, आपका दोस्त है ऑनलाइन, और आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। ठीक, यप, दैट्स हाउ इजी इट इज़। मैंने ऑनलाइन मैंने आपको मैसेज कर दिया है कि हेलो, मान लो मेरा दोस्त है राघव, हेलो राघव, दिस इज़ माय न्यू नंबर। मेरे को किसी तरह पता होना चाहिए कि यार राघव के और मेरे बीच में कोई ख़ास बात, मान लो मैंने राघव सर को बोला है कि यार शाम को 5 बजे मैं आपको ब्ला 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 जगह मिलूँगा। ठीक, मैंने बोल दिया हेलो राघव, दिस इज़ माय न्यू नंबर, यार मैं ना शाम को आ नहीं पाऊँगा और अभी मैं बात भी नहीं कर पाऊँगा, मीटिंग में बैठा हूँ, एक काम करना, ये मेरे को ना एक कार्ड डिटेल्स भेजना, मेरे को एक छोटी सी पेमेंट करनी है। अब राघव सर ने मैसेज पढ़ा, उन्होंने देखा कि चेतन सर हैं, बोल रहे हैं कि मेरे को मैसेज करना, और ये भी बोल रहे हैं शाम को 5 बजे आ नहीं पाऊँगा, जो हमारा प्लान था। अब ये प्लान तो सिर्फ चेतन सर को और मुझे ही पता था, तो चेतन सर ही होंगे जो मैसेज कर रहे हैं, और अपनी डिटेल्स भेज दी। तो यहाँ से बेसिक डिफरेंस आपको स्पीयर फिशिंग और फिशिंग का समझना है। इसको हमारे नोट्स में जो हम आपको करा रहे हैं सफिशिएंट रहेगा इस टॉपिक पे। स्पीयर फिशिंग क्या है? टारगेटेड अटैक है। टारगेटेड अटैक, ऐसा नहीं है कि मैंने ना 1 करोड़ लोगों को ये मैसेज भेज दिया, हेलो देयर, हाय फ्रेंड, प्लीज़ क्लिक ऑन दिस नंबर। ये नहीं किया मैंने कि चल देखता हूँ कोई बेवकूफ़ क्लिक करेगा कि नहीं करेगा। मैंने प्रॉपर प्रिसाइज एक बंदे को मैसेज भेजा। टारगेटेड अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज अकाउंट क्रेडेंशियल्स, किसी के अकाउंट डिटेल मांग ली, इंफॉर्मेशन मांग ली इन अ वेरी स्पेसिफिक विक्टिम से, इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर। इसमें क्या होता है, द अटैकर्स डिस्गाइज देमसेल्फ एज अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड या ट्रस्टवर्दी एंटिटी। जैसे मान लो मुझे पता है कि पर्सन है कोई ए, जिसकी आजकल रेगुलरली बात चल रही है वोडाफोन से और उसका कोई इशू चल रहा है, और फिर पहले मुझे इन्फॉर्मेशन है, फिर मैंने उस पर्सन को कॉल किया कि सर आपकी कंप्लेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, वो हो गई थी इशू आपके ऐसे करके, और पर्सन को लगता है हाँ मेरी तो बात चल ही रही है इनसे, और फिर मैं उसको बोलता हूँ कि सर आपके ना अकाउंट डिटेल्स मैच नहीं कर रही, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, नई अकाउंट डिटेल्स हम आपको एक फॉर्म दे रहे हैं, उसको भर के दे दो। वहाँ से डिटेल्स ले ली या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक, कि सर आपके नंबर फ़ोन पे एक OTP आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है, एक लिंक भेज रहे हैं। इस तरह से सेंसिटिव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक, आज की डेट में क्या माना जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ एक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ऐसा बोलते हैं कि आज की डेट में 91% ऑफ द अटैक्स जो हैं वो इस तरह से हो रहे हैं। पहले क्या था, मैंने कोई एक स्क्रिप्ट बनाई, सब लोगों को भेज दी, जिसने क्लिक किया ठीक है, जिसने क्लिक किया नहीं ठीक। अब उस पर्सन के नाम से फ्रॉड किया जा रहा है। तो फिर फिशिंग और स्पीयर फिशिंग में फ़र्क क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस बार पेपर में आ सकता है GS 3 में, सिक्योरिटी में। फिशिंग एक ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर टर्म का मतलब क्या है? एनी ट्रिक टू अटैक एनी वन
उससे हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है क्या, पासवर्ड, यूज़र नेम, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, कोई भी मैलिशियस रीज़न की वजह से, ठीक। ये अब आप वॉइस पे भी ले सकते हो, जब आप फ़ोन कॉल पे लेते हो तो उसको बोलते हैं विशिंग और वॉइस फिशिंग। आप टेक्स्ट मैसेज पे भी ले सकते हो जिसको हम बोलते हैं स्मिशिंग और SMS फिशिंग। ऑन द अदर हैंड जो हमारी स्मीयर फिशिंग है, स्पीयर फिशिंग, आई बेग योर पार्डन, स्मीयर तो कुछ और होता है। स्पीयर फिशिंग में क्या है, हम ना पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं बंदे की, एज पर्सनल एज पॉसिबल, उससे एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं उनके लिए, ताकि उसको ऐसा लगे देखने वाले को कि हाँ ये मेरे किसी अपने का ही मैसेज है। और बिकॉज ऑफ द पर्सनल लेवल आप किसी रेसिपिएंट को फिर फूल करते हो, इट अपीयर्स टू देम एज इफ कि ये बंदा जो है ये मेरा अपना ही है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो एक वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, मैंने बिल्कुल वैसी ही जिस वेबसाइट का नाम है लेट्स से shaadi.com, ठीक, और आप उस पर रजिस्टर्ड हो, और मैंने एक दूसरी वेबसाइट बना दी जो बिल्कुल देखने में ऐसी लगती है, जिसमें मैंने 2 A लगा दिए, shaadi.com। अब यहाँ पे जो भी बंदा आएगा अपनी कार्ड डिटेल डालेगा वो पछताएगा, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं थी, ये फिशिंग है, ठीक। ऑन द अदर हैंड एक बंदे को मैंने ईमेल की, मुझे पता है कि ये shaadi.com पे रजिस्टर्ड है, अब मैं बोलता हूँ कि भाई बात सुनो, अभी अभी आपके लिए एक स्पेशल मैच आया है, ठीक, लेकिन ये आपका मैच है और आपसे हमारी बात भी हुई थी 15 दिन पहले, और आपने जो पहले वाली बंदी मना कर दी थी, कोई चक्कर नहीं, ये देखो स्पेशल एक लड़की आई है, लड़का आया है, एज द केस में भी, इससे आपकी शादी करा देते हैं, लेकिन आपकी डिटेल्स तो चल नहीं रही हैं। अब उसको ये भी पता है हाँ यार मैंने रिजेक्ट भी किया अभी किसी को, उसको ये भी पता है कि हाँ यार मैं रजिस्टर्ड हूँ, अब वो अपनी डिटेल दे देता है। यहाँ पे ये जो पर्सन ए है गोपाल, जिसको पर्सनलाइज्ड, जिसके साथ में मजाक किया जा रहा है ज़िंदगी का, ठीक, ये जो पर्सन है ये हो गया स्पीयर फिशिंग का शिकार, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द पर्सनल लेवल ऑफ दीज ईमेल्स इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई स्पीयर फिशिंग अटैक। अब आप खुद सोचो, यही चीज़ अगर इस तरह से कोई फ्रॉड हो रहा होता कि सिंपल मेरी वेबसाइट का एक लोकलाइक बना के लोगों को चुराया जा रहा है, तो आज नहीं तो कल बड़ी जल्दी shaadi.com जो ओरिजिनल है उसको पता लग जाता कि ऐसा कुछ हो रहा है। बट क्योंकि ये पर्सनलाइज अटैक हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है यहाँ पे, तो दुनिया को इतना पता ही नहीं लगता कि भाई आजकल ये फ्रॉड चल रहा है, इसको पता लगने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर आपको डिटेल्स वो भेजते ना, हमारी कंपनी किसी से कोई डिटेल नहीं मांगती, OTP नहीं मांगते, इस तरह की चीज़ें। बिकॉज ऑफ द पर्सनलाइज स्केल इतना पता नहीं लगता, क्योंकि वाइड स्केल पे नहीं करते हैं, 1-on-1, ठीक है, 1 person एट अ टाइम, उसको ये थोड़ा सा वो बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, आपसे थोड़ी सी बातचीत करके यू मे फील कि यू आर टॉकिंग टू समबडी दैट यू नो, और फिर उसके बाद में आपको बोलेंगे कि आप अपनी डिटेल्स मेरे को ये भेज दो, इधर भेज दो। ऑन द अदर हैंड पहले वाले क्या कर रहे थे, दे वर जस्ट बैंकिंग ऑन द चांस दैट समबडी विल क्लिक ऑन द लिंक दैट यू विल सेंड। अब इसमें आता है कि खैर हमने देख ही लिया कि हाउ डज इट वर्क, मैंने आपको बता दिया, आपके नोट्स के लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से काम करता है, जो मैंने बोला है वही है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो होती है वो ये होती है, जो आप एग्जामिनर ढूंढेगा वो ये ढूंढेगा कि टू इंक्रीज द सक्सेस रेट मैसेजेस ऑफन कंटेन अर्जेंट एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाई दे नीड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और क्या, पर्सनलाइज्ड। ये एग्जामिनर ढूंढेगा कि आपने ये वाला डिफरेंस बताया है कि नहीं बताया, कि ये बड़ा पर्सनलाइज्ड इन नेचर है कंपेयर टू रेगुलर फिशिंग। अब इसको अवॉइड कैसे करना है, इससे बचना कैसे है? सबसे पहले तो सोशल मीडिया या कहीं पे भी ऑनलाइन आप क्या अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो उस पर थोड़ा सा रिलैक्स करना है, केयरफुल रहना है। अब मान लो मेरे एक दोस्त ने आईफोन ख़रीदा है और उसको भी सोशल मीडिया पे डालना है कि मैंने आईफोन लिया, और फिर मुझे भी उसको ना कॉन्ग्रेचुलेट करना है, भाई मेरे दोस्त ने आईफोन लिया है नए वाला ये वो। और एक बंदा तीसरा बैठा है कि अच्छा ये है रोहित, ये है राहुल, रोहित राहुल को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है आईफोन के लिए, और रोहित का नंबर ये है।
अब उसके पास में बोली ऑप्शन बनती है कि वो रोहित को बोले कि हेलो रोहित, मैं राहुल बोल रहा हूँ यार, और थैंक यू भाई तूने मेरे को वो बोला फ़ोन के लिए, तूने सोशल मीडिया पे डाला, और ABC पर्सन देखा था कैसे जल रहा था। खैर उसको छोड़ यार, मेरा ना वो नंबर नहीं चल रहा था, ये मेरा वही नया नंबर है, इस पर अपना ये डिटेल भेज दे जो मैंने आपको शुरू में बोला। तो ये तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दिया। पीपल पुट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया एंड अदरवाइज ऑनलाइन, दुनिया भर के फॉर्म्स भरे होते हैं आपने, उससे आपकी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है लोगों के पास में, और उससे क्या होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे डालते हैं, और उससे क्या होता है, वो उसको अच्छे से स्टडी करते हैं लोगों को, फिर जाके डेटा फिर जाके अटैक किया जाता है। तो आपने क्या करना है, पहले तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर पोटेंशियल अटैकर्स टू व्यू। पहले तो बचाव में ही समझदारी है, सुरक्षा में ही समझदारी है, जो भी बोलते हैं। दूसरा, पासवर्ड थोड़े स्मार्ट लगाया करो और रेगुलरली चेंज किया करो, ये भी है। और तीसरी चीज़ क्या है, ये नहीं है कि एक पासवर्ड जो मेरा है $ABC, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, यही मेरी सारी चीज़ों का पासवर्ड है। हैकर्स ने एक हैक किया, पोटेंशियल अटैकर्स ने सब कुछ उठा लिया आपका। दूसरी चीज़, अपने सॉफ्टवेयर जो आपके पास लेजिट सॉफ्टवेयर हैं उनको रेगुलरली अपडेट किया करो, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल की या जो भी, अपडेट करने से क्या होता है, इनको तो पता होता है कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपका सिस्टम अपडेटेड रहता है। एक चीज़ जो आपको और करनी है कि जो ईमेल, अननोन ईमेल से आपको लिंक्स आ रहे हैं उन पे क्लिक नहीं करना है। एंड नेक्स्ट, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है ईमेल को यूज़ करते हुए, और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेटा प्रोटेक्शन प्रोग्राम होने चाहिए, जिसमें एक तो हम यूज़र एजुकेशन को बढ़ाएं, और दूसरा कंपनीज़ भी हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो क्या करती हैं, डेटा प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। देयर आर IT कंपनीज़ जो सिक्योरिटी वाली चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, छोटी कंपनीज़ को उनको हायर करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी इश्यूज़ का आपका एक टॉपिक था इंपॉर्टेंट। फिशिंग एंड स्पीयर फिशिंग इतना मोर देन सफिशिएंट है, पेपर में बड़े आराम से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो एक छोटा सा टॉपिक है अभी के लिए, वो क्या है, चाइना ने साउथ चाइना सी में कहते हैं कि जी एक ड्रिल कंडक्ट की है। ये क्या है, पहले तो अपने को दो चार चीज़ें पता होनी चाहिए। एक एरिया है जिसका नाम है सान्या, SANYA, कहाँ पर है ये, हाईनान आइलैंड में, हाईनान प्रोविंस, HAINAN, ये कहाँ पे है, साउथ चाइना सी पे। तो अब सबसे पहले साउथ चाइना सी कहाँ है, ये रहा साउथ चाइना सी, ताइवान से नीचे और इंडोनेशिया से ऊपर, फिलीपींस के वेस्ट में और वियतनाम के ईस्ट में। आई रिपीट, ताइवान से नीचे और नॉर्दर्न इंडोनेशिया के ऊपर, फिलीपींस के वेस्ट में और वियतनाम के ईस्ट में, ये जो सी है इसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी। अब यहाँ पे इस सी में क्या है, बड़ी सारी कंट्रीज़ हैं, ताइवान, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, वियतनाम, चाइना। अब यहाँ पे क्या है, चाइना, अब इन जनरल अभी हम कुछ क्लासेस में प्रीलिम्स का मेंस के में भी करेंगे इसको अच्छे से। चाइना को, चाइना काफ़ी अग्रेसिवली बाहर एक्सपैंड कर रहा है। इंडिया की तरफ भी हमारे आए हुए हैं आजकल अक्साई चीन वाले एरिया में, वैसे कई सालों से चाइना यहाँ पे भी अग्रेसिव हो रहा है। यहाँ पे अब यूजुअली क्या होता है कि कोई भी कंट्री है, लेट्स टेक फिलीपींस या कोई भी कंट्री, जो उसका कोस्टल एरिया होता है उसके 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं कि इसका एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन है, EEZ, एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन, EEZ। हाँ, तो यहाँ पे इसका अच्छा खासा कंट्रोल रहेगा, और हर एक कंट्री के लिए ट्रू है ये कि अगर मान लो ये फिलीपींस है, यहाँ पे वियतनाम है, वियतनाम का भी ऐसा ही होगा, 200 नॉटिकल माइल तक इसका कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर एक चीज़ हो जाए, अगर ऐसा हो गया कि ये कंट्री 1 है और ये कंट्री 2 है और इन दोनों के बीच में 200 नॉटिकल माइल का डिफरेंस ही ना हो, फिर
तो फिर हम बीच में लाइन लगा लेते हैं, आधा इनका आधा इनका। इसको हम बोलते हैं, इस चीज़ को थालवेग प्रिंसिपल, THALWEG, जो आपको कराया जाएगा। खैर, अब उस हिसाब से अगर ये फिलीपींस है तो ये एरिया होना चाहिए फिलीपींस का, यहाँ का एरिया होना चाहिए ब्रूनी का, ये वाला मलेशिया का, या इंडोनेशिया का, या वियतनाम का। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने इस तरह से ना डैश 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 लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश लगा दिए, जैसे हम उसमें लगाते हैं पढ़ते हुए फिल इन द ब्लैंक्स में डैश। इस लाइन को बोलते हैं चाइना की 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन। चाइना बोलता है कि बहुत साल पहले, कुछ सैकड़ों साल पहले, काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, हमारे यहाँ पे एक राजा होते थे, उनका इस पूरे एरिया पे कंट्रोल था। तो हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से ये सारा एरिया हमारा है। ऐसा बोल के चाइना यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी क्रिएट करने लग गया सी के अंदर। पैरासेल आइलैंड है एक, PARACEL, स्कारबरो है, और स्पार्टली आइलैंड है, SPARTLY। यहाँ पे ये इस तरह से पूरा अपना कंट्रोल बनाने लग गया। इससे ऑब्वियसली इधर की नेबरिंग कंट्रीज़ को प्रॉब्लम है, तो चाइना का पूरी सब कंट्रीज़ के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है। अब इंडिया के साथ में क्या हो जाता है, इंडिया साउथ चाइना सी में वियतनाम के साथ में जॉइंट एक्सप्लोरेशन कर रहा है। नंबर 1, जॉइंट एक्सप्लोरेशन में ONGC एक इंडिया की कंपनी है, वो यहाँ से हाइड्रोकार्बन्स निकालने की बात कर रही है। प्लस इंडिया को भी लगता है कि अगर इस सारे एरिया पे चाइना का कंट्रोल हो गया, कल को तो चाइना इंडिया की तरफ कोई गुड्स एंड सर्विसेज आने ही नहीं देगा, इधर से शिप्स सारे कंट्रोल करेगा। इसलिए इंडिया को भी प्रॉब्लम रहती है। इंडिया बोलता है कि भाई ऐसा है, थोड़ा जो यूनाइटेड नेशन के लॉज हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए, इंटरनेशनल नॉर्म्स की रिस्पेक्ट की जाए। ये नहीं कि आप किसी भी कंट्री पे जाके बोल दोगे कि बस ये एरिया सारा मेरा। तो इस तरह से ये सारा का सारा साउथ चाइना सी का एक छोटा सा इशू चल रहा है, जिसको हम बहुत डिटेल में किसी दिन इंडिपेंडेंटली करेंगे। पर आर्टिकल सिर्फ ये बात कर रहा था कि ड्रिल किया उन्होंने वहाँ पे, अपना थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है कि हम यहाँ पे एक्टिवली बैठे हैं। USA ये ना सोचे कि हम घबरा गए, USA भी लेकिन ऑलरेडी इस एरिया में USA के बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स घूम रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक टॉपिक आता है, सुहासिनी हैदर भी हिंदू में लिखती हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं इनके आर्टिकल्स IR के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इन्होंने अभी 2 अगस्त को ये आर्टिकल आया था, बोलते कि चाइना ने ये बोला है, चाइना के जो प्रीमियर हैं सबसे बड़े, वो बोलते कि भाई बात सुनो हमारी, हमने हमेशा नेपाल को इक्वली ट्रीट किया है। ये क्या बात बनी, ये क्या बात बनी? वो बोलना चाह रहे हैं कि ये देखो, इंडिया, नेपाल और चाइना, वो बोलना चाह रहे हैं कि हमने तो आपको हमेशा इक्वली ट्रीट किया है। इन अदर वर्ड्स, ये आपको अनइक्वली ट्रीट करते हैं। आजकल क्या हो रहा है, नेपाल और चाइना की प्रॉक्सिमिटी काफ़ी बढ़ती जा रही है। अदरवाइज हिस्टोरिकली स्पीकिंग इंडिया और नेपाल बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं। सो मच सो, इंडिया के और नेपाल के तो रिलेशनशिप कैसा है कि सेम ब्लड फ्लो करता है, इन द सेंस कि इंडिया में नेपाली लोगों की इतनी शादियाँ हुई हैं, नेपाल में इंडियंस की शादियाँ हुई हैं, सेम माइथोलॉजी, सेम कल्चर, सेम हिस्ट्री, और भगवान राम भी नेपाल से ही आए थे। ठीक, तो अभी रिसेंटली बोला था इनके प्राइम मिनिस्टर ने। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो बहुत कल्चरल से लेके और इकोनॉमिकली नेपाल के जो भी लोग हैं इंडिया में आके काम कर सकते हैं एज सिटीजन्स, उनको मतलब एज रेजिडेंट्स उनको बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन धीरे धीरे नेपाल को क्या लग रहा है, सॉरी चाइना को क्या लग रहा है कि हम नेपाल को खींच लें किसी तरह अपनी साइड पे। ये करते हुए अपना चाइना ने जो वहाँ पे पॉलिटिकल रिजीम ऐसी बिठाई है जो उनकी तरफ टिल्टेड है। और एक और चीज़ जो उन्होंने क्या किया है कि वो बहुत ज़्यादा चाइना को ग्रांट्स दे रहा है, सॉरी आई बेग योर पार्डन, नेपाल को ग्रांट्स दे रहा है, पैसे की ऑफ़र कर रहा है, प्रोजेक्ट्स लगा रहा है वहाँ पे बड़े बड़े। इसमें 3-4 चीज़ें जो अखबार में काम की थी आपको पता होनी चाहिए, वो क्या थी। पहली तो क्या है कि
इस तरह से अगर हम देखें, अगर मैं एक ऐसा सा कोई मैप बना दूं तो पाकिस्तान भी इधर आता है, कश्मीर के एरिया के उधर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल और चाइना। चाइना चाहता है कि यहाँ हिमाचल में, हिमालयाज़ में बेगर पार्डन, यहाँ पे एक ना क्वाड, एक 4 कंट्रीज़ का ये कोलैबोरेशन कर ली जाए ताकि इंडिया को ऊपर से कंट्रोल कर लिया जाए। इधर से पाकिस्तान, इधर से अफ़गानिस्तान, नेपाल को एंटी इंडिया कर देते हैं और हम तो हैं ही हैं, तो उससे इंडिया को लिमिट किया जा सकता है। तो क्या हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट, ठीक, चाइना क्या चाहता है, क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट विद चाइना, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या है चाइना का प्लान, एक और प्लान क्या है, टू हैव अ ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। उसको है कि ये सारे एरिया को कनेक्ट कर दिया जाए विद चाइनीज कंट्रोल ओवर इट। इससे क्या होगा, ये सारे एरियाज में चाइना अपने ट्रूप्स भेज सकता है, फौजी, सारे एरिया में चाइना गुड्स एंड अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है। इधर चाइना के 2 एरियाज भी आते हैं, नेपाल के भी ऊपर जाकर, तिब्बत के, एक तो तिब्बत एंड जिंगजियांग, जो ये एरिया है जिंगजियांग, ये एरिया जो है हम करेंगे जिसको डिटेल में, ये चाइना का थोड़ा वैसा एरिया जो पॉलिटिकली ट्रबल्ड है, पॉलिटिकली वायलेंट है, चाइना के साथ अलग होना चाहते हैं ये। तो उसको ये भी लगता है कि अगर मैं हिमालयाज़ में यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी बना लूँ और मेरा कंट्रोल बन जाए, तो मेरे खुद के इंटरनल मैटर्स तो रिजॉल्व होंगे ही होंगे, मेरा खुद के ऊपर तो कंट्रोल बनेगा ही, इंडिया के ऊपर भी कंट्रोल बनेगा। इस इशू में हमारे जो है ना बातें बड़ी अच्छी कर रहा है चाइना ये बोल रहा है कि ऐसी कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी जिससे क्या होगा कि फ्यूचर फॉर दी मैनकाइंड जो है वो बढ़िया हो जाएगा। नेपाल में देखो आज तक ट्रेन्स नहीं चलती, नेपाल में आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई, पूरे मैनकाइंड का फ़ायदा होगा इससे। एक ना चाइना का प्रोजेक्ट है BRI प्रोजेक्ट, जो अपने आप में 1 घंटे का टॉपिक है, मैं आपको किसी दिन कराऊंगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो उसके अंदर वो बोलते हैं कि हम पूरा का पूरा नेपाल में डेवलपमेंट ले आएंगे, लेके भी ऐसे इश्यूज भी लेके आ रहे हैं कि हम आपको टनल्स बना के देंगे, रेलवे लाइंस बना के देंगे तिब्बत से नेपाल तक। बट करना क्या चाह रहे हैं वो नेपाल को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। इंडिया ने नेपाल को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जितना चाइना कभी भी दे सकेगा। चाइना कभी नेपाल के लोगों के लिए चाइना खोलेगा ही नहीं कि आके तुम काम कर लो, यहाँ पे हमारे नागरिकों के तरह ही आप आकर काम कर लो। बट पॉलिटिकली आजकल उधर की भी एक पार्टी है जिसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो जोर लगाते हैं, प्रो चाइना स्लोगन्स देते हैं। नेपाल में ना एक नेशनलिज्म एग्जिस्ट करता है जो एंटी इंडियन सेंटीमेंट पे चलता है, हिंदुस्तान को गालियाँ निकाल के उनकी राजनीति अच्छी चलती है, तो उसको चाइना हार्नेस कर रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है। खैर, इसमें एक चीज़ जो हमारी वे फॉरवर्ड हो सकती है वो क्या है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या बोला अभी कि डेवलपिंग पार्टनरशिप दैट बिकम्स डिपेंडेंस पार्टनरशिप वो नहीं करनी चाहिए। एक ऐसी पार्टनरशिप जो सेल्फ परपेचुएटिंग हो, इन द सेंस कि आप दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ही हो जाओ, ऐसी पार्टनरशिप को हम सही नहीं मानते। इन अदर वर्ड्स, मोदी जी नेपाल को बोलना चाह रहे हैं कि चाइना के साथ आपको टनल तो मिलेगी, रेलवे लाइन भी मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी नहीं मिलेगी। आप ऐसे डिपेंडेंट होगे कि आपको अपना देश बेचना पड़ जाएगा। चाइना करता ही ये है, चाइना दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है बहुत महंगे रेट पे, उनके उधर प्रोजेक्ट्स लगा देता है, फिर बोलता है लाओ मेरा इंटरेस्ट दो। जब वो इंटरेस्ट नहीं दे पाते तो फिर बोलता है फिर ठीक है लैंड मेरा हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। इसको मोदी जी बोलते हैं कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप शुडंट बिकम डिपेंडेंस पार्टनरशिप। अच्छा क्लॉ फ्रेज है ये, एग्जाम में आंसर में भी यूज़ करने के लिए। तो दैट वॉज इट एज फार एज दी हायर क्लासेज आर कंसर्न। कल आपको मिलेंगे भरत सर, वो आपको करवाएंगे ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट।